Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को और हमारा आज का टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री को समझने का। अगले जो मुगल एम्पायर के खत्म होने के बाद नेक्स्ट के 200 to 300 ईयर्स से उनको अच्छी तरह समझने के लिए भी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे अंदर कोई भी डाउट ना रहे। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कब स्टार्ट हुआ? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस स्टार्ट हुआ 1498 के टाइम पीरियड पे, जब आपके वास्को डे गामा इंडिया आए। कैसे इंडिया आए? सी के रास्ते से इंडिया आए। अब यहाँ पे ही पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि हम ये बात कर रहे हैं कि 1498 के अंदर जब वास्को डे गामा ने सी रूट को डिस्कवर किया यूरोप से इंडिया तक, जब यूरोपियन कंपनीज इंडिया के अंदर आना स्टार्ट हुई। बट अगर हम अपने वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो हमें पता है कि यूरोपियन कंट्रीज लैंड के रास्ते से भी तो इंडिया आ सकती थी, फिर उन्होंने सी रूट के डिस्कवर होने का वेट क्यों किया? उसका मेजर रीजन है आपका टर्की वाला रीजन। जो वहाँ के एम्पायर्स थे उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो इस साइड की एशियन कंट्रीज में आने के लिए जो लैंड का रास्ता था, जो लैंड रूट था, उसको बंद कर दिया था और उन्होंने अपने एरिया, अपने रीजन के अंदर जो उनके लैंड था उसको यूज करने के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से यूरोपियंस इंडिया के अंदर लैंड रूट से नहीं आ सकते थे। इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने सी रूट को डिस्कवर होने का वेट किया और वो वेट कब खत्म हुआ? 1498 में, जब वास्को डे गामा ने सी रूट को डिस्कवर किया इंडिया तक आने के लिए। अब वास्को डे गामा कहाँ से बिलोंग करते थे? पुर्तगाल से। इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे पहली कंपनी थी यूरोपियन कंपनी, वो कौन सी आई? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज पहली यूरोपियन कंट्री थी जो इंडिया के अंदर आई। और साथ ही में पोर्तुगीज कब इंडिया से फाइनली गए? आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंट होने के बाद भी, जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद भी जो गोवा वाला रीजन था वो पोर्तुगीज के अंडर ही था। और लास्ट में आफ्टर जब हम इंडिपेंडेंट हो गए उसके भी बाद पोर्तुगीज ने गोवा वाले रीजन को इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड किया और फिर वो इंडिया से चले गए। लेकिन इनका जो मेजर इम्पैक्ट था वो भी सिर्फ गोवा और उसके आसपास की टेरिटरी पर ही था, आपके दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली वाले रीजन पे। बाकी इंडियन टेरिटरी के ऊपर इनका कभी भी कोई ज्यादा रोल नहीं रहा और कोई भी ज्यादा होल्ड नहीं रहा। और इनके रिलेशंस ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाद में, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? नियर अबाउट 1600 सी के अंदर जो आई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके साथ भी इनके कुछ मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, मैरिज अलायंसेस थे। उसकी वजह से इन्होंने कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अपोज नहीं किया। कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए स्टार्टिंग में, बट बाद में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कर रही थी इंडिया के अंदर, उसके अंदर इन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। अब दो कंपनीज तो ये हुई, ये दोनों ही मेजर कंपनीज रही जो इंडिया के अंदर आई। एक आपकी पोर्तुगीज, एक आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सिर्फ ट्रेडिंग फैक्टर से इंडिया के अंदर आई थी, अपने जो उनकी क्वीन थी उनसे चार्टर लेकर। लेकिन बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का होल्ड बढ़ना स्टार्ट हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट जो ब्रिटेन पावर्स थी उन्होंने संभाला। और उसी के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने अच्छे तरह से एबल हो पाए इंडिया को रूल करने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने इंडिया को बहुत इजीली अपने अंडर ले लिया था। पहले इन्होंने जितनी भी अदर यूरोपियन कंट्रीज थी, अब इन दोनों के अलावा और कौन सी यूरोपियन कंट्री थी? आपकी फ्रेंच, जो सबसे लास्ट में आए थे इंडिया के अंदर यूरोपियन कंपनी के अंदर। फ्रेंच के साथ भी ब्रिटिशर्स के 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए। कितने? 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए, जिनके बाद क्या हुआ, जो फ्रेंच कंपनी का सपना था इंडिया को रूल करने का वो खत्म हो गया। बिकॉज वॉर्स के अंदर जीत किसकी हुई? ब्रिटिशर्स की हुई। और उसके बाद फ्रेंच ने भी ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज के अंदर इंटरफेयर नहीं किया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स के अलावा कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज आई थी? एक आपकी पोर्तुगीज, उनके साथ भी अपने मैटर को
सॉर्ट कर लिया, फिर फ्रेंच के साथ वॉर्स करके उनको उनके साथ अपने मैटर को सॉर्ट कर लिया। उसके अलावा और कौन कौन सी कंपनी आई थी? एक आपके डच आए थे और एक आपके डेन्स आए थे। डेन्स ने अपनी सारी टेरिटरी ब्रिटिश इंडिया को दी और इंडिया को छोड़ दिया। और सेम डच का भी रूल और डच की भी एक्टिविटी इंडिया के अंदर कभी इतनी स्ट्रांग नहीं रही। ये सिर्फ आए थे, अपने पर्पस से आए थे, थोड़ा बहुत अपने पर्पस को कंप्लीट किया और फिर इंडिया से चले गए। तो मेजर कंपनीज कौन कौन सी? फ्रेंच, ब्रिटिश और पोर्तुगीज। इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट वाइज देखें तो मेजर आपकी रही पोर्तुगीज, बिकॉज काफी चीजें इन्होंने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की, जैसे आपके नट्स, कैशूज है, ये भी पोर्तुगीज ही लेकर आए थे। काफी ऐसी चीजें आज के टाइम पर जो हम एज अ फूड यूज करते हैं वो पोर्तुगीज ही इंडिया के अंदर लेकर आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रहा ही, बिकॉज उन्होंने तो एट लास्ट हमें रूल किया, काफी ईयर्स तक रूल किया, इंडिया को सब कुछ इंडिया का अपने अंडर ही ले लिया था। तो अभी हम इस लेक्चर के अंदर सभी कंपनीज की थोड़ी थोड़ी डिटेल देखेंगे। पोर्तुगीज और ब्रिटिशर्स की ज्यादा देखेंगे बिकॉज उनका रोल थोड़ा ज्यादा रहा। लेट स्टार्ट। द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब वास्को डी गामा आए 1498 के अंदर, उन्होंने डायरेक्ट सी रूट को इस्टेब्लिश किया और उसी के बाद एक डोर ओपन हुआ यूरोपियंस के लिए इंडिया तक आने का। इसका इम्पैक्ट क्या रहा? कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुए, क्रिश्चियनिटी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई, लोगों ने क्रिश्चियनिज्म को फॉलो किया, कुछ लोगों ने जबरदस्ती किया, कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से भी, काफी ऐसे लोग थे जिनको क्रिश्चियन रिलीजन ने अट्रैक्ट किया। एंड दिस देन फिर क्या हुआ? एक कॉलोनियल रूल इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। ये आपकी यूरोपियन सेटलमेंट्स है इंडिया के अंदर जो 1498 टू 1739 तक एस्टेब्लिश हुई। 1739 के अंदर नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था इंडिया के अंदर और जो इंडिया से काफी चीजों को लूट कर ले गए थे, इंक्लूडिंग हमने जो मुगल एम्पायर के अंदर पीकॉक क्राउन देखा था शाहजहां के टाइम पे, उसको भी ये ले गए थे और हमारे इंडिया का कोहिनूर भी इनके हाथ लग गया था। तो जब तक इंडिया के अंदर ये यूरोपियन टेरिटरीज थी, अगर हम 1739 तक बात करें तो सब कुछ साउथ की साइड ही है, नॉर्थ की साइड अभी तक कोई मामला इतना नहीं आया था। और बाद में धीरे धीरे आफ्टर 1739 ही ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। उन्होंने सबसे पहले बंगाल पे कंट्रोल किया, फिर मैसूर को अपने अंडर लिया टीपू सुल्तान को मारकर, और फिर इस तरह से बाद में फिर मराठा एम्पायर, इस तरह से पूरे इंडिया को उन्होंने ऐसे करके नियर अबाउट 1857 तक काफी रीजन उन्होंने कवर कर लिए थे, जिसकी वजह से आपका फिर रिवोल्ट हुआ। बट रिवोल्ट का भी इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आया, थोड़ी चीजों के अंदर ब्रिटिशर्स ने चेंज किया, बस उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया और फिर दोबारा से एक्सपेंशन के ऊपर और कंट्रोल के ऊपर वो निकल गए। एंड फाइनली 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अपनी हमारी अगली क्लासेस के अंदर। अभी सिर्फ हम यूरोपियन कंपनीज को देख लेते हैं, फिर हम कल की क्लास में लेटर मुगल्स को देखेंगे, साथ में हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमें पता चले कि कब क्या हुआ और किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर एक्सपेंड हुआ। एडवेंट ऑफ द पोर्तुगीज। द पोर्तुगीज अराइवल इन इंडिया मार्क द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट। फैक्टर्स क्या थे पोर्तुगीज के इंडिया में आने के? After the decline of Roman Empire and the fall of the Constantinople in 1453, the Arabs established dominance in Egypt and Persia and controlling the trade routes to India. अब हमें पता चल गया कि वहां पर इजिप्ट और पर्शिया वालों ने डोमिनेंट दिखाया, जो टर्की वाला रीजन था, और उसकी वजह से ही इंडिया तक के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया। एंड द यूरोपियन लॉस्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इंडियन एंड द इजी एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन कम्युनिटी। अब लैंड रूट उनके लिए बंद हुआ तो उनके लिए वो डायरेक्ट ट्रेड रूट भी बंद हो गया, इसलिए उनकी नीड थी कि वो अब सी रूट को डिस्कवर करें। और रेनेसा का टाइम पीरियड चल रहा था कि यूरोप में क्या टाइम पीरियड चल रहा था कि यूरोपियन कंपनीज अदर कंट्रीज के अंदर जाए, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी वो गए, एशियन कंट्रीज के अंदर भी वो गए और जाकर वहां पर अपने डोमिनेंस को दिखाया और इंपीरियलिज्म को फॉलो करें। अब डिवीजन कैसे हुआ नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड्स का? एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास, कब हुई? 1494 के अंदर, जिसके अंदर नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड, जहां पर क्रिश्चियनिटी नहीं थी, वहां पर क्या हुआ, वो चीजें टेरिटरीज डिवाइड हुई बिटवीन पुर्तगाल एंड स्पेन, जिसमें
पुर्तगाल को क्या मिला, ईस्टर्न टेरिटरीज मिली, स्पेन को क्या मिली, वेस्टर्न टेरिटरीज मिली। अब ईस्टर्न टेरिटरीज पुर्तगाल को मिली, इसलिए उन्होंने सी वॉयज स्टार्ट किया और फिर वास्को डे गामा जो पुर्तगाल से ही थे उन्होंने सी का रास्ता ढूंढा और उसके बाद पोर्तुगीज ने इंडिया के अंदर एंट्री करी। सबसे पहले फिर देखो ऐसा नहीं है वास्को डे गामा 1498 में आए और उसके बाद वो दोबारा भी नियर अबाउट 1500 के टाइम पीरियड के अंदर इंडिया आए थे, दोबारा इंडिया रुक कर गए, काफी चीजें इंडिया से लेकर भी गए। फिर उसके बाद पोर्तुगीज का रूल स्टार्ट हुआ और पोर्तुगीज ने अपने पहले गवर्नर भेजे इंडिया के अंदर, जिन जो कितने टाइम पीरियड तक रहे, 1505 से 1509 तक। हम सिर्फ 3 गवर्नर्स को डिस्कस करेंगे जो जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया पोर्तुगीज के लिए इंडिया के अंदर। पहले थे फ्रांसिस्को डी एल्मिडा जो अपॉइंट हुए एज अ गवर्नर ऑफ इंडिया विद द मिशन टू कंसोलिडेट पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस एंड डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड। उस टाइम पे तो मुस्लिम का रूल चल ही रहा था और उस टाइम पर तो मुस्लिम रूल काफी पीक पर भी था, बिकॉज 1500 के टाइम पीरियड पे तो अभी क्या चल रहा था, आपकी लोधी डायनेस्टी का रूल चल रहा था जिस टाइम पीरियड के अंदर ये आए, और उनके बाद आपका मुगल एम्पायर स्टार्ट होने वाला था। फिर एल्मिदा ने अपोजिशन फेस किया किससे, फ्रॉम द जमोरिन एंड अ थ्रेट फ्रॉम ममलूक सुल्तान ऑफ इजिप्ट। एक तो जो ममलूक सुल्तान थे इजिप्ट के, उनसे उन्होंने थ्रेट फेस किया, और जमोरिन को थे, अगर आपने देखा हो तो केरला के साइड का रीजन था जो बिल्कुल केरला वाला रीजन था, वहां पर ये जमोरिन रूल करते थे। इवन वास्को डे गामा जब इंडिया आए, इन जमोरिन ने ही उनका स्वागत इंडिया के अंदर किया था, जमोरिन्स ने ही उनका स्वागत इंडिया के अंदर भी किया था। 1507 के अंदर द पोर्तुगीज स्क्वाड्रन वाज इनिशियली डिफेंडेड इन द नवल बैटल ऑफ ड्यू बट अवेंज द डिफीट ऑफ द फॉलोइंग ईयर। पहले तो वो कुछ चीजों के अंदर हारते जा रहे थे पर बाद में उन्होंने हर चीज को रिकवर कर लिया था। एल्मिडा का क्या एम था, एल्मिडा ने एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी को लॉन्च किया जिस पॉलिसी को क्या कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, एक कार्टेज सिस्टम था जिसके अंदर क्या होता था, इट वॉज अ नवल ट्रेड लाइसेंस और पास इशूड बाय द पोर्तुगीज एम्पायर इन द इंडियन ओशन ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। और इसका नेम कहाँ से ड्राइव होता था, पोर्तुगीज टर्म से कार्टस मीनिंग लेटर। तो ये एक सिर्फ एक नवल ट्रेड लाइसेंस था, पास था, जिसको कौन इशू करेगा, पोर्तुगीज इशू करेंगे इंडियन ओशन के अंदर कोई भी ट्रेड करने के लिए थ्रू सी। जो लाइसेंस होगा वो कौन इशू करेगा, पोर्तुगीज ही इशू करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने इंडियन ओशन के ऊपर अपना कंट्रोल बनाना चाहा, बिकॉज अगर इंडियन ओशन को कंट्रोल करोगे, सी वॉयज को कंट्रोल, सी को कंट्रोल करोगे, कोस्टल एरियाज को कंट्रोल करोगे, तो ही तुम्हारा आगे रूल एक्सपेंड हो पाएगा, ऐसा उनका मानना था। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर आए अल्फोंसो डी अल्बुकुर्की, जिन्होंने कब तक आए, 1509 टू 1515। आपको नाम पता होना चाहिए, ईयर नहीं पता वो चलेगा। उन्होंने एल्मिडा को सक्सीड किया और इस्टेब्लिश किया पोर्तुगीज का बेस इंडिया के अंदर। उन्होंने एक परमिट सिस्टम को इंक्लूड किया फॉर अदर शिप्स एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर। इंडिया के मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स को कंट्रोल किया और एक साथ में एक परमिट भी दिया, अगर अदर शिप्स को कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ भी करना है सी कोस्ट में, उसके लिए उनको एक परमिट सिस्टम लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा किन से, पोर्तुगीज से। गोवा वाज एक्वायर्ड फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। 1510 के अंदर पोर्तुगीज ने गोवा को एक्वायर किया था एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी अंडर यूरोपियन कंट्रोल सिंस अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अलेक्जेंडर हमने कब देखा था, अशोका के टाइम पीरियड के बाद, और उसके बाद डायरेक्ट पहली गोवा ही ऐसी जगह थी जो किसी यूरोपियन कंट्रोल या किसी बाहर के आए हुए किसी भी कंपनी के अंडर आई। देन अल्बुकर्क आल्सो सॉ पोर्तुगीज मैन सेटलिंग इन इंडिया। पोर्तुगीज भी इंडिया के अंदर सेटल होने लग गए थे, अपने आप को लैंडलॉर्ड्स, कोई लैंड एज ए लैंडलॉर्ड सेटल होने लग गया था, कोई आर्टिसंस हो गए थे। जो पोर्तुगीज बाहर से आए, कुछ आर्टिसन का काम करने लगे, कुछ क्राफ्ट्समैन बन गए, कुछ ट्रेडर्स बन गए इंडिया के अंदर। आज के टाइम पे देख लो, इंडिया के अंदर खुद इतनी एम्प्लॉयमेंट है, और फिर सोचो उस टाइम पर भी इंडिया के हालात, पॉपुलेशन तो तब भी ज्यादा थी, आज के टाइम से बहुत कम थी बट फिर भी ज्यादा ही थी। फिर भी क्या हुआ कि पोर्तुगीज आए और इंडियन लोगों के लिए वहाँ जॉब्स नहीं है, उनके लिए काम नहीं है, और वहीं आप दूसरी कंट्री के लोग आकर अगर इंडिया के अंदर काम करने लग जाए तो सिचुएशन तो खराब होगी ना। एंड इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ हिज रूल वाज द एबोलिशन ऑफ सती।
इंटरेस्टिंग बात ये रही कि गोवा और जहां पर भी पोर्तुगीज ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया वहां पर सती प्रथा खत्म हो गई। फिर एक आए नीनो दा कुन्हा, ये कब आए 1529 टू 38। एक इनके टाइम पीरियड के अंदर भी थोड़ा सा पोर्तुगीज का इम्पैक्ट बढ़ा, बिकॉज उन्होंने हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। एंड द Portuguese secured the island of Bassein and its dependency from the Bahadur Shah of Gujarat in 1534, but their relation sourced from after Humayun withdrew from Gujarat, leading to a confrontation in which Bahadur Shah was killed by Portuguese in 1527। सिंपल इतना हमें बताना चाहिए कि पोर्तुगीज ने क्या किया, जो बहादुर शाह थे उनसे उनका रीजन ले लिया और बाद में वो बहादुर शाह जो थे वो मारे भी गए पोर्तुगीज के हाथों 1537 के अंदर। बिकॉज जो उस 1537 का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो आपका नियर अबाउट क्या था, उसके अंदर हुमायूं का टाइम पीरियड था और हुमायूं की जो कंडीशन थी उनकी खुद की अच्छी नहीं चल रही थी, और तो फिर वो अब किसी और को उस टाइम पीरियड के अंदर सपोर्ट कैसे कर सकते थे। Additionally, the Kuna attempted to increase Portuguese influence in Bengal by settling many Portuguese nationals there with Hooghly as their headquarter। इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश की बट फिर कर नहीं पाए, ये गोवा और गोवा के आसपास के रीजन में ही रह गए बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट बिकॉज ऑफ इंडियंस, बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्तुगीज का डिक्लाइन कैसे हुआ? बाय द 18th century the Portuguese in India experienced a decline in their commercial influence because the Portuguese lost their local advantages as powerful dynasty emerged in Egypt, Persia, North India and the Marathas become their immediate neighbors। एक तो वो सबसे लड़ने के काबिल नहीं थे, पहली चीज ये रही। दूसरा क्या हुआ, जो मराठास थे उन्होंने सेल्सिट एंड बसीन वाला जो रीजन था वो पोर्तुगीज से दोबारा कैप्चर्ड कर लिया था। बिकॉज जो मराठास थे, जिन स्टार्टिंग कहाँ से थी मराठास की, छत्रपति शिवाजी जी के टाइम पीरियड पे, बट वो चीज बाद में दोबारा से जब औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद दोबारा से मराठास एमर्ज हुए और बाद में एक इम्पॉर्टेंट एम्पायर की तरह भी इंडिया के अंदर वो आए सामने। इनको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बैक टू पोर्तुगीज आ जाते हैं। और द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पोर्तुगीज इंक्लूडिंग द एक्टिविटीज ऑफ ज्यूज कॉस्ट पॉलिटिकल कंसर्न। एक पोर्तुगीज का सबसे इम्पोर्टेंट मेजर सेटबैक क्या था कि वो इंडिया के अंदर आते ही क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने लगे थे। वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर वो आए, आते ही उनके क्रिश्चियनिटी इतनी जल्दी से एक्सपेंड हो कि सभी लोग क्रिश्चियन बनना चाहें और क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करना स्टार्ट करें। बट ये पॉलिसी उनकी गलत थी, बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अपने रिलीजियस बिलीफ के लिए काफी स्ट्रांग है, आज भी काफी स्ट्रांग है, उस टाइम पीरियड के अंदर भी काफी स्ट्रांग थी। अगर तुम उन आते ही उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की सोचोगे तो वो चीज बहुत मेजर सेटबैक होगी। और ये एक गलती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं की। वो बाद में चाहे उन्होंने कितना भी इंटरफेयर किया इंडिया के रिलीजियस मैटर पे, हालांकि बाद में भी उन्होंने एक लेवल अप नहीं किया, बट जो उनके स्टार्टिंग के काफी इयर्स तक उन्होंने इंडिया के रिलीजियस मैटर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ना क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने की सोचा और ना चाहा कि इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी एक्सपेंड हो। वो इस चीज से बहुत ज्यादा दूर रहे और उन्होंने सिर्फ अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश और ट्रेड इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचा, पैसा कमाने के बारे में सोचा। और अब फिर जब आपके पास पैसे आ जाते हैं फिर तो आप कुछ भी कर ही सकते हो। एंड देयर कन्वर्जन एफर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी कपल्ड विद एंटागोनिज्म टुवर्ड्स मुस्लिम एंड लेड टू रिसेंटमेंट अमंग हिंदूज। अब बात करते हैं डच की। इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज इनका इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं रहा। द डच कॉमर्शियल एंटरप्राइज लेड देम टू अंडरटेक वॉयज टू द ईस्ट ट्रेडिंग कंपनी इन 1602। द स्टेट जनरल ऑफ द नीदरलैंड्स ने क्या किया, मर्ज किया वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज को टू फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स। This company was granted the authority to conduct wars, negotiate treaties, acquire territories and establish fortresses। इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर का बनाया, उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया मसूलीपट्टनम में 1605 के अंदर एंड दे एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट एट पुलिकट इन 1610। इनका भी थोड़ी बहुत चीजें किनके साथ, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ हुई और फिर इनका भी इतना मेजर इम्पैक्ट इंडिया के अंदर नहीं आया। अब बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, कैसे वो आए और कैसे उन्होंने अपनी स्टार्टिंग इंडिया के अंदर की। अब 1599 के अंदर क्या हुआ, एक ग्रुप बना इंग्लिश मर्चेंट्स का जिसको क्या बोला गया, मर्चेंट एडवेंचरर्स। फॉर्म्ड अ कंपनी, उन्होंने एक कंपनी बनाई किसके लिए, ईस्ट के अंदर ट्रेड करने के लिए। एंड
शेयर इन द हाई प्रॉफिट। अब वो पोर्तुगीज को देख रहे थे, पोर्तुगीज के तो फायदा होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज 1498 के अंदर वास्को डी गामा आए थे, 1500 के अंदर, 1500 के बाद पोर्तुगीज जो थे उनके गवर्नर आना स्टार्ट हो गए थे, और वो फिर पोर्तुगीज के प्रॉफिट्स को देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए किसकी तरफ, कि वो भी अब आ रहे हैं इंडिया की तरफ। फिर आया एक क्वीन चार्टर, जो किसने इशू किया, क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर को इशू किया दिसंबर 31, 1600, जिसमें ट्रेडिंग राइट्स ग्रांट किए गए टू द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसीलिए स्टार्टिंग में उनको परमिशन कितनी मिली थी, 15 साल की मिली थी, और फिर ये एक्सटेंड होती रही, 15 साल पूरे हुए वैसे ही फिर 15 साल की मिल गई, ऐसे करके ये एक्सटेंड होती रही, और फिर एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ये चीज एक्सटेंड हो गई। इस तरह से वो आए। फिर उन्होंने कैसे अपनी स्टार्टिंग की, कैसे क्या चेंजेस वो लेकर आए, कैसे कंपनीज एस्टेब्लिश की कि वो बाद में पूरी इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल कर पाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ जहांगीर कोर्ट के अंदर। जहांगीर का रूल स्टार्ट हो चुका था 1605 के अंदर, और फिर क्या हुआ 1609 में क्या हुआ, कैप्टन हॉकिंस आए जहांगीर कोर्ट के अंदर इस चीज की परमिशन लेने के लिए कि वो सूरत के अंदर फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। बट अब पोर्तुगीज पहले से थे इंडिया में, उन्होंने कुछ अपोजिशन दिखाया और जहांगीर ने परमिशन नहीं दी, तो ये एक फेल्ड अटेम्प्ट हो गया। फिर कैसे चीजें स्टार्ट हुई, फिर इंग्लिश ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिंग स्टार्ट की मसूलीपट्टनम में 1611 में, और वहीं पर 1616 के अंदर एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। फिर उनका एक बैटल भी हुआ पोर्तुगीज के साथ। 1612 के अंदर क्या हुआ, कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड द पोर्तुगीज इन अ सी बैटल ऑफ सूरत, लीडिंग टू जहांगीर ग्रांटिंग परमिशन फॉर एन इंग्लिश फैक्ट्री इन सूरत इन 1613। अब यहाँ पर मना कर दिया गया था, बट फिर जब पोर्तुगीज और ईस्ट इंडिया कंपनी का आमना सामना हुआ, जब वहां पर पोर्तुगीज जो थे वो सी बैटल में हार गए, जहांगीर ने वो देखा और उसके बाद उनको सूरत के अंदर इंग्लिश फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन दे दी, और उन्होंने फिर 1613 के अंदर अपनी सूरत फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया। फिर उन peace was established with the Portuguese and an Anglo-Dutch compromise allowed the English to trade without interference। तो यहाँ आपको डच की कहानी समझ में आएगी कि डच आए तो थे, पर डच ने इंग्लिश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया था और फिर उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया, तो डच तो ऐसे ही हट गए। अब पोर्तुगीज एक हार का सामना यहाँ किया, फिर पोर्तुगीज ने इंग्लिश के साथ यहाँ पर पीस इस्टेब्लिश कर लिया। फ्रेंच जो है वो अभी आए ही नहीं है इंडिया के अंदर, वो काफी बाद में आए थे, वो नियर अबाउट आपके 1658 के टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर आए थे, तो उनका भी रोल स्टार्ट ही नहीं होता है। गिफ्ट ऑफ बॉम्बे, ये था सबसे मेजर सेटबैक अदर कंपनीज के लिए और मेजर कमबैक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। बॉम्बे वाज गिफ्टेड टू King Charles II in 1662 and later given to the East India Company in 1668, becoming their headquarter in 1687। अब क्या होता है, अब आज के टाइम पे क्या होता है, जो वही डॉवरी वाला सिस्टम, दहेज वाला सिस्टम, कि आपकी बेटी की वहाँ शादी हो रही है तो आप गाड़ियां देते हो, घर देते हो। अब राजा महाराजा की शादी होती थी तो वो पूरा पूरा राज्य देते थे, बहुत ज्यादा जमीन देते थे। तो वही चीजें हुई, जो किंग चार्ल्स सेकंड थे ब्रिटिश के, उनकी शादी हुई किन से, पोर्तुगीज से। मतलब जो लड़की थी वो पुर्तगाल की थी, वो वहां की प्रिंसेस थी, तो उनसे जब उनकी शादी हुई उनको मिला बॉम्बे एज अ गिफ्ट, और फिर उन्होंने बॉम्बे को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तो ये एक मेजर कमबैक हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब मद्रास की साइड बात करें तो क्या चल रहा था, दैट द इंग्लिश ऑल्सो ऑब्टेन ट्रेडिंग प्रिविलेजेस फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा एंड बिल्ट अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास इन 1639 विच बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंग्लिश सेटलमेंट इन साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में भी सेम हुआ, उस टाइम पर वहां पर सुल्तान ऑफ गोलकोंडा थे, उन्होंने परमिशन ब्रिटिशर्स को दे दी। अब परमिशन मिलने के बाद उन्होंने मद्रास के अंदर भी अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया। अब फिर वो बंगाल की तरफ मूव, बंगाल उनके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा। पहली जगह बंगाल ही थी जहां पर उनको पॉलिटिकल राइट्स वगैरह सब कुछ उनके अंडर आ गए ड्यू टू बैटल ऑफ प्लासे एंड बैटल ऑफ बक्सर।
जो एक 1757 में हुआ, एक 1764 में हुआ, जिसके बाद बंगाल का पूरा कंट्रोल उनके पास आ गया था। Bengal, a prosperous and significant provinces of the Mughal Empire, attracted English merchants due to its trade and commercial opportunities. Permission to trade कैसे मिली? 1651 के अंदर शाह सुजा द सूबेदार ऑफ बंगाल जो थे, उन्होंने इंग्लिश को परमिशन दी बंगाल के अंदर ट्रेड करने की। किसके एक्सचेंज में? एनुअल पेमेंट, कि आप यहाँ ट्रेड करो और फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट आपको सालाना ईयरली हमें देनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट फॉर अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, फिर उन्होंने क्या किया, जो विलियम हेच थे, द फर्स्ट एजेंट इन गवर्नर ऑफ द कंपनी इन बंगाल के अंदर जो पहले एजेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने शहिस्ता खान जो उस टाइम के बंगाल के गवर्नर थे, उनसे रिक्वेस्ट किया, ठीक है, किसके लिए? कि एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट के लिए, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। फिर क्या हुआ? एक सेटलमेंट हुई 1683 के अंदर। क्या हुआ? हुगली वॉज सेक्ड बाय द मुगल्स लीडिंग टू इंग्लिश रिटेलिएशन। आफ्टर नेगोशिएशन क्या हुआ? जॉब कार्नॉक साइंड अ ट्रीटी विद द मुगल्स इन 1690 अलाउइंग द इंग्लिश टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सुल्तानुती। फिर उनकी दोबारा से कन्फ्रंटेशन हुई, ठीक है। उस कन्फ्रंटेशन में क्या हुआ? उस टाइम तक जो मुगल्स की कंडीशन अलग थी, उस टाइम पे औरंगजेब का टाइम पीरियड चल रहा था और वो डेक्कन को एक्सप्लोर करने में, सब कुछ कैप्चर करने में लगे हुए थे। उसी टाइम पीरियड के अंदर इनको परमिशन मिली किस चीज की? सुल्तानुती के अंदर एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की। ये रीजन कहाँ है? आपका बंगाल में ही है, नियर अबाउट कैलकाटा। फिर फोर्ट विलियम क्या था? जो उन्होंने अपनी फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाई थी, उसके लिए क्या था? द इंग्लिश ऑब्टेन परमिशन टू बाय द जमींदारी राइट्स ऑफ सुल्तानुती, गोविंदापुर एंड कैलिकटा इन 1698। 1698 के अंदर उनको इन 3 जगह पर क्या मिल गए थे? जमींदारी के राइट्स मिल गए थे। इसीलिए उन्होंने फिर फोर्ट विलियम बनाया 1700 के अंदर, बिकमिंग द सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी कैलकाटा। अब ईस्ट के अंदर उनके पास क्या होगा? फोर्ट विलियम हो गया। साउथ की बात करें तो उन्होंने अपने आप को कहाँ स्टेब्लिश किया था? मद्रास से वो लीड कर रहे थे। वहीं अगर ऊपर आ जाए आप वेस्ट साइड, तो कहाँ से लीड कर रहे थे? बॉम्बे से लीड कर रहे थे। ऐसे बॉम्बे, कैलकाटा और नीचे आपका मद्रास। अब ये सारे रीजन वही थे जहां पर सी कॉस्ट अवेलेबल था, बिकॉज उस टाइम तक वो क्या कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे। अब ये स्टोरी ऐसे करके वो स्टार्टिंग में एक्सपेंड हुआ। अब इसके बाद वो कैसे एक्सपेंड हुए? जब उन्होंने एक्सटेंशन किया, एनेक्सेशन किया, किसका? बंगाल का एनेक्सेशन किया। कैसे किया? ठीक है, फ्रेंच के साथ कैसे रिवेलरी निभाई, कैसे तीनों कार्नेटिक वॉर्स को कंट्रोल किया, कौन सी ट्रिटी हुई और कैसे वो इस्टेब्लिश हुई, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अभी हमने एक स्टार्टिंग देख ली कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और कैसे उन्होंने अपनी स्टार्टिंग शुरुआत इंडिया के अंदर एक्सपेंशन की। अब बात करते हैं फ्रेंच की। The French, although harboring a desire for East Asian commerce since the early 16th century, arrived on the Indian coast relatively late. जैसा हमने बात की थी कि वो ऑलमोस्ट काफी लेट आए एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री। इन 1664 क्या हुआ? जब लुइस 14 का रूल चल रहा था, मिनिस्टर कॉलबर्ट ने क्या किया? इस्टेब्लिश की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको कितने टाइम पीरियड के लिए किया? 50 ईयर्स की मोनोपोली मिली उन्हें फ्रेंच ट्रेड के अंदर। कहाँ पर? इंडिया और पैसिफिक ओशन के अंदर ट्रेडिंग करने की। वो कितने साल की परमिशन ले गए थे? 50 साल की, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी 15 की लेकर आई थी, पर 15-15 करते इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए वो चीजें एक्सपेंड हो गई। The company was reorganized as the Perpetual Company of the Indies in 1720 and strengthened under the governance of Leonard and Dumans. अब इनकी रिवेलरी डच के साथ हुई। द फ्रेंच कंपनी फेस सेटबैक ड्यूरिंग वॉर्स विद द Dutch and the outbreak of the War of the Spanish Succession, leading to abandonment of factories in Surat, Masulipatam and Bentam. अब देखो ये चीजें कहाँ छूट गई? जब इनकी डच के साथ रिवेलरी हुई, जब इनके हाथ से सूरत, मसूलीपट्टनम, बेंटम की फैक्ट्रीज छूट गई। अभी हम फ्रेंच और ब्रिटिश की जो रिवेलरी थी उसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो अलग चीज है। उनके अंदर इंडियन रूलर्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि हाँ फ्रेंच इंडिया के अंदर आए, बिकॉज आज पहली क्लास है हम मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आज हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ही बनाएंगे। कल से फिर हम फुल फ्लैश्ड हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को प्रोसीड करेंगे। इसी तरह से इसी टाइम पीरियड के अंदर फ्रेंच ने फाउंड किया किसको? पौंडुचेरी, जो आज के टाइम पर आपकी एक यूनियन टेरिटरी है। वो कब उसकी फाउंडेशन हुई? 1674 के अंदर, एंड बिकम द नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया।
ये पौंडुचेरी वाला रीजन था जो फ्रेंच के पास, जो उनकी नर्व सेंटर था। एक ये अकेला ऐसा रीजन था जहां पर फ्रेंच ने हमेशा रूल किया, हमेशा उनका कंट्रोल रहा। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 के अंदर जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद ही फ्रेंच ने अपना रूल पौंडुचेरी के ऊपर छोड़ा था और वो इंडिया से गए थे। जब तक पौंडुचेरी वाला रीजन उन्हीं के कंट्रोल में रहा, बाकी कुछ उनको मिला नहीं, बट उस रीजन के ऊपर उनका कंट्रोल हमेशा अच्छा रहा। एक आपके आए थे डेन्स। द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो नोन एज डेनिश एशियाटिक कंपनी कब आई थी? 1616 और 1620, एंड दे फाउंडेड अ फैक्ट्री एट त्रियनकुबार नियर तंजौर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर प्रिंसिपल सेटलमेंट कहाँ थी? सीरमपुर, जो कोलकाता के नियर था। बट द डेनिश फैक्ट्रीज विच वर नॉट इम्पोर्टेंट एट एनी टाइम वर सोल्ड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1645। बट ऐसी चीजें थी कि वो इम्पोर्टेंट तो इतने कभी नहीं रहे, चाहे वो कितने टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के लिए आए। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इंडिया से एग्जिट ही ले लेते हैं, इसलिए 1845 के अंदर उनका जो कुछ भी इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत था वो सब कुछ उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोल्ड कर दिया और सब कुछ ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। अब ऐसे रीजंस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्या रीजंस थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सक्सेसफुल हुई सबसे ज्यादा? वही उन्हीं की वजह से इंडिया का कंट्रोल डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर गया और उन्होंने इतने साल इंडिया पे रूल किया। कोई और यूरोपियन कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर पाई? पहला रीजन है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज। अब बिकॉज कि और देखेंगे हम, अगर किसी और कंपनी को देखेंगे, जैसे हम देखेंगे फ्रेंच को, दिमाग उनमें भी था, हर चीज उनके पास थी, बट उसको डायरेक्ट कौन कंट्रोल कर रहा था? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, डायरेक्ट फ्रेंच गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल कर रही थी। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक क्या बेनिफिट था? उनको डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही क्वीन कंट्रोल नहीं कर रही थी, स्टार्टिंग में उनको सिर्फ एक बोर्ड कंट्रोल कर रहा था, इसलिए वो अपनी चीजें अपने तरीके से एक्सपेंड कर पाए। नवल सुपेरियरिटी, जो रॉयल नेवी थी ब्रिटेन की, वो सबसे लार्जेस्ट थी और सबसे ज्यादा एडवांस थी उस टाइम पीरियड के अंदर यूरोप के अंदर, इसलिए। एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, England was at the forefront of the industrial revolution, benefiting from inventions and advancement in textiles, metallurgy, steam power and agriculture, because वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा एडवांस थे। मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन, उनकी मिलिट्री की जो टेक्टिक्स थी, जो इनोवेशन थे, एडवांसमेंट्स थे, वो मिलिट्री नंबर्स में कम थी पर वैसे बहुत ज्यादा एडवांस थी, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थी, एक वेल मैनेज्ड मिलिट्री उनके पास थी और बहुत अच्छी स्किल्स थी, इसलिए। स्टेबल गवर्नमेंट, अदर यूरोपियन नेशंस को देखकर उस टाइम पीरियड के अंदर जो ब्रिटेन था वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच के अंदर तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ब्रिटेन के पास एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, इसलिए भी उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेजर जील फॉर रिलीजन, सबसे इंपॉर्टेंट कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही आते ही क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना नहीं शुरू किया और स्टार्टिंग में उन्होंने लोकल पॉपुलेशन की, जो इंडिया की लोकल पॉपुलेशन थी, उनके रिलीजन सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट की ताकि वो भी ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट करें। एंड यूज ऑफ डेट मार्केट, ब्रिटेन ने क्या किया कि उन्होंने डेट मार्केट्स को यूज किया और इंग्लैंड के पैसों को ज्यादा यूज नहीं किया, इंडिया का पैसा ही इंडिया के अगेंस्ट यूज करना उन्होंने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से भी उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होना स्टार्ट हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब हम कल से हमारे लेटर मुगल्स को देखेंगे कि औरंगजेब की डेथ के बाद कौन कौन से जो मुगल्स थे, जिन किन किन मुगल रूलर ने रूल किया। ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल नहीं रहा, बट एक हिस्ट्री तो है, समझना पड़ेगा, कुछ चीजें उनके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज 1857 तक आपका मुगल एम्पायर का रूल इंडिया के अंदर रहा था और 1857 के बाद तो सब कुछ ही ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ऑलमोस्ट आ गया था। अगर कुछ रूलर्स रूल भी कर रहे थे अपने अपने रीजन के अंदर, तो वो भी ब्रिटिशर्स की कंडीशन पर ही रूल कर रहे थे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। कोई भी डाउट हो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी नहीं लगी हो देन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू